हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मुझे बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे। मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि बलूचिस्तान की तारीख़ के ऊपर मुख्तसर लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री की बुक्स हैं जो वाकई में बलूचिस्तान के बारे में बताती हैं, बलोच कौम के बारे में बताती हैं, वो नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी नहीं मिलती। और फिर एक बहुत हमारी नस्ल जवान हो गई है बड़ी तादाद में, जिनको बलूचिस्तान की तारीख़ के जो है बारे में गहराई में जानकारी नहीं है। और एक जज्बाती उनका रिश्ता है बलोच इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ, और वो मतलब है बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे से शुरू होती है और पंजाब के ख़िलाफ़ नारेबाजी पे आके ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए और फिर हासिल करने के बाद उसको बरकरार रखने के लिए तारीख़ का मुतालिया जो है वो अव्वलीन शर्त है। उसके बगैर आप ना तो आज़ादी सही तरह से आप हासिल कर सकते हैं, ना आपको समझ आ सकती है कि आज़ादी की क्यों आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज़ाद कौम बनने के बाद, आज़ाद रियासत बनने के बाद अगर आप तारीख़ का मुतालिया जारी नहीं रखते तो फिर आपका हाल वही होगा जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वालों का हुआ है, कि अपनी तारीख़ का किसी को पता नहीं और एक झूठी और एक बेबुनियाद तारीख़ पढ़ाकर जो है हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँका गया और हमारे शऊर के दरवाज़ों पे ताले लगा दिए गए। तो शुरू करते हैं। आज ये पहला लेक्चर है और भी इसके सिलसिले में लेक्चर्स होंगे, और आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा। और इसमें एक और बात मैं कर दूं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ हो सकता है मैं 100% सही ना करूं, तो उसके लिए पेशगी आपसे माज़रत चाहूँगा। 3000 साल के करीब पहले, आज से तकरीबन 3000 साल पहले जो है वो इंडो एरियन यानी आर्याई नस्ल के लोग जो है उन्होंने वस्ती एशिया से, जिसको सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, वहाँ से उन्होंने मगरब की जानिब, जुनूब की जानिब और जुनूब मशरक़ की जानिब जो है इन ख़ित्तों की जानिब हिजरत की। और फिर जो है उस ज़माने में इस इलाके को बालाशिगान कहा जाता था या बालाशिकान। ये उन इलाकों में ये कबाइल आबाद हो गए। इनकी ज़ुबान जो उस वक्त बोली जाती थी वो बालाशिस्की थी, और वहीं से फिर बालाशिस्की से ये बलोची ज़ुबान में तब्दील होती है। कुछ सदियों तक ये बालाशिगान में रहने के बाद सख्त हालात की वजह से हिजरत इन्होंने की और जुनूब और मशरक़ी ईरान के कोनों में आकर आबाद हो गए। यहाँ पर वो बालाशासिक से बलोच बन गए, ठीक हो गया, और ये इलाका भी फिर बलूचिस्तान कहलाया। ठीक है, अब जो बलाशकी ज़ुबान थी वो बलोची ज़ुबान बन गई, और आर्मीनिया और यूनानी जो दस्तावेज़ात हैं उनकी रोशनी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो बाल्शिकान का इलाका था वो मौजूद था। और ये भी पता लगता है कि बाल्शिस्की के नाम से यहाँ पर, या बालाशिस्की के नाम से एक कौम का वजूद भी था। बलोची ज़ुबान जो है इसका ताल्लुक़ ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबानों से है, और ज़ुबानों के इस ग्रोह में जाजाकाई, कुर्दिश, गिलाकी, ये ज़ुबानें जो हैं ये भी शामिल हैं। और यही वजह है कि बलोच और कुर्द जो है वो कई सदियों तक इनकी जो ज़ुबानें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन रही, और आज भी बलोची ज़ुबान में कुर्दिश और फ़ारसी के बेशुमार अल्फाज हैं और ये उनके बहुत करीब है। बलोच और कुर्द जो है वो कई सदियों तक फ़ारस में एक साथ रहे, इसलिए बलोची, कुर्दिश और फ़ारसी ज़ुबानों में काफ़ी मुमासलियत पाई जाती है। नाज़रीन, ये याद रखने की बात है कि बलोच जब फ़ारस में रह रहे थे उस वक्त ये मुसलमान नहीं थे एक्सक्यूज़ मी, इनका मज़हब मुख्तलिफ मज़हब थे, और इसमें ज़रदुश्त मज़हब जो है वो गालबन एक गालिब मज़हब था इन लोगों का। लेकिन फिर मुसलमानों ने हमले शुरू किए फ़ारस पे, और उसके बाद
इन्होंने यहाँ पे बलोचों को भी और उस इलाके के बाकी जो कबीले थे इनको मुसलमान किया। और जब इनको मुसलमान किया तो उन्होंने इस्लाम के कल्चर को बलोच कल्चर से ज़्यादा सुपीरियर या आला जो है वो साबित करने के लिए इन्होंने बलोच जो कबाइल थे एक्सक्यूज़ मी, इनको उन्होंने कहा ये वैशी हैं, इनके पास कल्चर नहीं है, इनके पास तहजीब नहीं है। हालांकि बलोच तहजीब बड़ी पुरानी थी, लेकिन जब भी कोई किसी के ऊपर हुकूमत करता है तो वो अपना जो है अरब, जैसे अरब थे ये, तो इन्होंने अरबी कल्चर को और अरबी ज़ुबान को और अरबी सकाफ़त को और अरब का जो रहन सहन का तरीका है, लिबास वगैरह, ये सारा कुछ जो है इसको बलोच से ऊपर गिरदाना। और यही वजह है कि उस ज़माने की बलोच शायरी, बलोच अदब और इन चीज़ों के मुकाबले में उन्होंने कुरान शरीफ की बालादस्ती कायम की और कहा कि कुरान शरीफ जो है इससे आला किताब कोई नहीं है। और इस तरह से बहुत सारा बलोच लिटरेचर और कदीम बलोच शायरी जो है वो ज़ाया की गई और उसके बहुत कम हमें नमूने आज दस्तयाब है। और वो कहते थे कि हमने मुसलमान जो अरब से आए थे वो कहते थे कि हमने फ़ारस जो है इनको और इनके हुक्मरानों को हमने तहजीब सिखाई है। यानी शुरू दिन से ही वो हमें कमतर, बलोच को कमतर समझते थे। तवील अरसे तक ये फ़ारस में रहे और यही वजह है नाज़रीन के बलोच कौम के बारे में हमें बहुत कम तारीख़ से मालूमात हासिल होती हैं। दो ऐसे अदवार हैं जिनके बारे में यूनानी और आर्मीनियन जो डॉक्यूमेंट्स हैं कदीम, उनकी दरियाफ्त हुई जब, तो उसमें इनका ज़िक्र पाया गया। एक दौर था आख़मीनिद डायनेस्टी का दौर और दूसरा था ससानी दौर। आख़मीनिद डायनेस्टी का जो दौर था वो आज से तकरीबन 2500 से 2200 साल पुराना दौर है। उसमें बलोच का आपको ज़िक्र मिलता है उन डॉक्यूमेंट्स में। और ससानी दौर जो है तकरीबन 1400-1500 साल पहले का जो दौर था उसमें आपको बलोच कौम का ज़िक्र मिलता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह से ये बलोच इकट्ठे होते 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 जो है ये 12वीं सदी आ गई। और 12वीं सदी में पहली दफ़ा 44 बलोच कबाइल जो है वो अपनी अब एक शनाख्त बना चुके थे अलग-अलग से। इसको 12वीं सदी में मीर जलाल ख़ान ने इकट्ठा किया और बलोचों को इकट्ठा करके पहली जो है एक रियासती शक्ल जो है बलूचिस्तान की कायम की। इसीलिए उनको बलूचिस्तान का बाबा कौम कहा जाता है। 15वीं सदी आ जाती है। मीर चाकर ख़ान रिंद एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इसमें। यहाँ पे रिंद और लाशारी जो है इत्तेहाद का इसको दौर कहा जाता है। और इस दौर में और भी इलाके बलूचिस्तान के अंदर शामिल किए गए फ़तह करके। और अब ये मगरब में किरमान ईरान में जो है वहाँ से लेके तो दरिया सिंध जो है मशरक़ में वहाँ तक ये फैल चुकी थी। और मुल्तान पे 16वीं सदी में हमला करके तो मुल्तान को भी पंजाब से लेके बलूचिस्तान में शामिल कर लिया गया था। इसको बलोच कौम का सुनहरी दौर कहा जाता है। मीर चाकर ख़ान रिंद को अजीम बलोच या ग्रेट बलोच के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने बलोचिस्तान के जो बिखरे हुए कबीले थे उनको एक कॉमन आइडेंटिटी दी, एक मुश्तरका शनाख्त दी। और बलोच कोड ऑफ ऑनर जो है वो तरतीब दिया। और ये उनका एक बहुत बड़ा रोल था जिसकी वजह से उनको आज भी याद किया जाता है। यानी यूं समझ लें बलोच कोड ऑफ ऑनर के ये तय हो गया था कि एक बलोच कबीले पर हमला सब पर हमला तस्वर किया जाएगा। और अगर बलोच के पास कोई आ जाता है पनाह लेने तो उसे पनाह दी जाएगी, उसे
उसके दुश्मन के हवाले नहीं किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। इनके इंतकाल के बाद जो है वो जो सियासी इत्तेहाद था बलोच कौम का कबाइल के दरमियान, वो थोड़ा ही अरसा रहा और फिर बलोच कौम जो है वो सियासी तौर पर बिखरना शुरू हो गई। जोग्राफियाई तौर पर वहीं रहे लेकिन सियासी तौर पर बिखरना शुरू हो गई। 17वीं सदी में मीर अहमद खान जो है वो 1666 में बलोच कबीलों के सरदार मुंतखब हुए और उनको खान ऑफ कल्लात कहा गया। उस वक्त बलूचिस्तान को कल्लात कहा जाता था और उन्होंने फिर कल्लात की रियासत की बुनियाद रखी। ये जो रियासत की बुनियाद रखी, ये अफगानिस्तान में कंधार से लेके, यानी कि शुमाल में कंधार से लेके तो बंदर अब्बास तक, मगरब में बंदर अब्बास ईरान तक, और कराची और डेरा गाजी खान तक, यानी मशरिक और जुनूब मशरिक तक ये फैली थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी थी, यानी किरमान से लेकर बंदर अब्बास तक, और नीचे जो है ये दरियाए सिंध को भी पार करके कराची तक और डेरा गाजी खान तक, ये सारे इलाके जो है ये बलूचिस्तान के थे। और ये मीर चाकर खान की जो कन्फेडरेशन थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी, और तमाम बलोच अब तकरीबन एक ही मरकज़ी जो है वो खान के नीचे, यानी एक रियासत के नीचे इकट्ठे हो गए थे। 18वीं सदी में नाजरीन, नसीर खान नूरी जो थे ये मीर अहमद खान के पोते थे। इन्होंने 1749 से लेकर 1794 तक हुकूमत की और इन्होंने फिर आके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर बनाए, यानी इंतज़ामी ढांचा कायम किया उस रियासत कल्लात का, और एक हल्की फुल्की सी नौकरशाही भी बनाई उन्होंने। इन्होंने ही पहली दफ़ा बलूचिस्तान की एक फ़ौज बनाई जिसमें 25,000 लोग थे और 1,000 ऊँट थे, और तमाम बलूच कबाइल से इन्होंने लोग लेके एक फ़ौज बनाई और एक मुतफ़िका अस्करी निज़ाम कायम किया कि जंग के वक्त जो है सारे कबीले जो है वो मज़ीद लोग देंगे। जो कल्लात की रियासत थी इसमें बराह रास्त खान ऑफ कल्लात का भी वो था, हुकूमत थी, लेकिन इसके साथ साथ सरावान जो शुमाल में था और रईसानी सरदार वहाँ पे थे, और झलावान जो जुनूब में था, और यहाँ जहरी सरदार थे। ये सरदार जो है आज़ादाना तौर पर जो है वो यहाँ हुकूमत करते थे, लेकिन स्टेट ऑफ कल्लात के फिर भी ये नीचे थे, लेकिन इनको खुद मुख्तारी अपने इलाकों में हासिल थी। नसीर खान ने एक काउंसिल बनाई थी सरदारों की, एक यानी कि एक किस्म की समझ लें, काउंसिल तो आप समझते हैं ना, एक कमेटी बनाई थी, और उसमें रिक्रूटमेंट कैसे करनी है फ़ौज में बलूचिस्तान की और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इसके ऊपर जो है वो मामलात तय किए थे। मीर नसीर खान जो है 1765 में सिखों के साथ एक जंग में बाल बच गए, उनके लंबे बाल थे, तो वो जब घोड़े से गिरे तो उनको तलवार से मारने लगे, तो दूसरे सिख ने रोक दिया, उसने कहा नहीं ये सिख है, तो इस तरह से वो बच गए थे। ये जो स्टेट ऑफ कल्लात बनी, इसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि हम 17वीं सदी तक आ गए। 18वीं सदी तक आते आते यहाँ इसकी अहमियत में जो है वो एक मखसूस नोयत का इजाफा होना शुरू हुआ। ये रूस जो पर्शियन एम्पायर थी और अफ़गानिस्तान और जो भारतीय या हिंदुस्तान की जो बरसगीर था, इसके बीच में था। अब उधर से रूस जो है वो गर्म पानियों की तरफ, ये ग्वादर वगैरह की तरफ आने के लिए रूस जो है वो रास्ता ढूंढ रहा था, बजरिया ईरान आए, बजरिया अफ़गानिस्तान आए, वो इधर से आ रहे थे। और ब्रिटिश इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह रूस की जो ये पेशकदमी है सेंट्रल एशिया से होती हुई बरसता अफ़गानिस्तान और ईरान, इसको किसी तरह रोका जा सके, और इसके लिए अफ़गान कौम परस्त जो है वो
उनमें ये कौम परस्ती का जज्बा जो है थोड़ा थोड़ा पैदा होना शुरू हुआ 18वीं सदी में, 17वीं 18वीं सदी में। अब यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि बरतानिया की आमद जो हुई यहाँ हिंदुस्तान में, उस वक्त तक बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक फ़ौजी इत्तेहाद बन चुका था आपस में इनका, ठीक है। और नसीर खान के बाद बलोच हुक्मरान नादिर शाह की आशीर्वाद से बनते रहे, यानी नादिर शाह जो था उसकी आशीर्वाद से यहाँ पे जो है वो बलोच हुक्मरान बनते रहे। जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तब नसीर खान ने नादिर शाह को सिपाही भी दिए थे और पैसे भी दिए थे। नसीर खान की मदद के जवाब में नादिर शाह ने नसीर खान को बगलेर बायगी का खिताब दिया, ठीक है। इनको ईरान और अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ईरान और अफगानिस्तान के जो हुक्मरान थे, उनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ नहीं थी और रास्ते बड़े दुश्वार गुजार थे। लिहाजा यहाँ से जो खराज है या रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन, वो बड़ा मुश्किल था। यही वजह है कि नौआबादियाती दौर के बावजूद बलोच अपनी ज़ुबान और सकाफ़त बचाने में कामयाब रहे, तावक्ते के वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, ठीक है जी। नसीर खान की शहनशाहियत या उसकी एम्पायर जो थी, इदारों के बजाय शख्सियात से जुड़ी हुई थी। यही वजह है कि नसीर खान की वफ़ात के बाद बलोच इत्तेहाद ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। 1805 से लेके 1839 तक बलूचिस्तान तकरीबन आज़ाद रहा, लेकिन 1839 में अंग्रेज़ों की आमद से हालात में तब्दीली आई और बलूचिस्तान कुल्ली तौर पर ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के दरमियान ग्रेट गेम का एक अहम जो है वो हिस्सा बन गया। अब दूसरे पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट, उसमें हम यहाँ से आगे जाएंगे बलोच हिस्ट्री में। प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा कमेंट्स में, मेरी भी रहनुमाई करें। मैंने एक कोशिश की है कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री जो है ना सिर्फ बलोच को के लिए बल्कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भी समझ आए, पंजाब के लोगों को समझ आए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को समझ आए, सिंध के लोगों को समझ आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम दिखाएंगे कि किस तरह से बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल उसी असूलों के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर भी हमला किया गया और रियासत जम्मू कश्मीर के भी टुकड़े किए गए और उस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा कायम किया गया। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।